नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के पन्नों में उतर रहे हैं। नील डोनाल्ड वॉल्श की ईश्वर से संवाद पुस्तक 3। जी। और इसका एक अध्याय है, अध्याय 13, जो हमें कुछ उन्नत सभ्यताओं की एक झलक दिखाता है। किताब में इन्हें एचईबीज कहा गया है, हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स। बिल्कुल, और आज का हमारा इरादा यही है कि हम इन एचईबीज मतलब इन उन्नत सभ्यताओं और हमारी यानी मानव सभ्यता, इनके बीच के कुछ बुनियादी फर्कों पर थोड़ी गहराई से बात करें। हाँ, मतलब समझे कि उनके मूल्य क्या हैं, उनका समाज कैसे चलता है। उनका जीवन जीने का तरीका हमसे इतना अलग क्यों है, क्या खास है उसमें, ये किताब के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे हम। और ये नजरिया, जैसा आपने कहा, वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जहां कोई किसी को मारता नहीं, जहां सब कुछ सबके साथ शेयर किया जाता है, हम्म। और जहां मेरा या तेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। कैसा हो सकता है? चलिए, किताब क्या कहती है, देखते हैं। हाँ, किताब के मुताबिक जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क है, वो उनके इसी साझा करने मतलब शेयरिंग के तरीके में है। अच्छा। ये उनकी बुनियाद है, ऐसा लगता है। उनके लिए शेयर करना कोई चैरिटी या एहसान नहीं है, वो जीने का एक स्वाभाविक तरीका है। स्वाभाविक? कैसे? मतलब ग्रह के जितने भी संसाधन हैं, सब कुछ वो सबके लिए है। हर किसी के लिए उपलब्ध? कोई वंचित नहीं रहता। वो ये नहीं मानते कि भाई इस जमीन पर या इस रिसोर्स पर किसी एक ग्रुप का हक है, सिर्फ इसलिए कि वो वहां रहते हैं या वो ज्यादा ताकतवर है। और किताब में एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। इकोसिस्टम से भी कुछ बड़ा सोचने को कहती है किताब। स्पीशी सिस्टम, है ना? ये क्या चीज है? हाँ, स्पीशी सिस्टम। ये शब्द सिर्फ पर्यावरण या उसमें रहने वाले जानवरों तक सीमित नहीं है। ये उससे एक कदम आगे है। आगे? मतलब? ये इस ग्रह पर मौजूद सारी प्रजातियों, सभी के आपसी जुड़ाव और एक दूसरे पर निर्भरता का पूरा सिस्टम है। अच्छा। बकमिंस्टर फुलर के नूस्फेयर का जिक्र भी आता है किताब में, लेकिन स्पीशी सिस्टम शायद इस पूरे ताने बाने को ज्यादा अच्छे से पकड़ता है। अच्छा। और एचईबीज इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा स्पीशी सिस्टम तभी सबसे अच्छे से काम करेगा जब हर एक हिस्से का, हर प्रजाति का ख्याल रखा जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका हर फैसला, हर एक्शन, वो इस आधार पर लेते हैं कि उसका पूरे सिस्टम पर क्या असर होगा। सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपना या अपने ग्रुप का फायदा नहीं। हाँ। और इसी सोच में आप देखें तो हर जीव का, हर प्रजाति का महत्व अपने आप आ जाता है। और यहीं पर किताब हमारे मानव समाज के रवैये पर भी एक तरह से टिप्पणी करती है। वो बताती है कि कैसे हम इंसान अक्सर दूसरी प्रजातियों की जरूरतों को अपनी इच्छाओं के लिए अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये तो है। और कई बार तो अपनी ही प्रजाति के अंदर भी कुछ शक्तिशाली लोगों या ग्रुप्स के हितों को पूरे समाज या बाकी दुनिया के हितों से ऊपर रख दिया जाता है। ये किताब का विश्लेषण है, उनका नजरिया है इस पर। ये स्पीशी सिस्टम वाली सोच तो वाकई बहुत अलग है। अच्छा, इसको बनाए रखने के लिए क्या किताब में कुछ खास सिद्धांतों या गाइडिंग प्रिंसिपल्स का भी जिक्र है? हाँ, दो बहुत ही बुनियादी और पावरफुल सिद्धांत है जो उनके समाज की नींव जैसे हैं। क्या है वो? पहला, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। और दूसरा, उस एक में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इन द वन इंटररिलेट्स। हम सब एक हैं और सब कुछ जुड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये उनके हर काम में, हर रिश्ते में, हर फैसले में झलकता है, ऐसा किताब बताती है। और शायद इन्हीं सिद्धांतों की वजह से फिर मालिकाना हक या ओनरशिप का जो विचार है वो भी उनके यहाँ बिल्कुल अलग होगा। हमारे यहाँ तो हर चीज पे मेरा का ठप्पा लगाने की होड़ सी रहती है। एकदम सही पकड़ा आपने। किताब यही कहती है कि हीब्स में व्यक्तिगत मिल्कियत मतलब पर्सनल ओनरशिप वैसी है ही नहीं जैसी हम समझते हैं। वो चीजों पर अधिकार नहीं जताते। तो फिर क्या करते हैं? वो कब्जा नहीं करते, बल्कि वो स्टुअर्डशिप यानी एक तरह की देखभाल या जिम्मेदारी की भावना रखते हैं। किताब एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल करती है, वो चीजों को केयरिस करते हैं, प्यार से संभालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पजेस नहीं करते, हक नहीं जताते। वाह। हाँ, पजेस नहीं करते। ये कैरेस करना पजेस करने के बजाय, ये तो फिर रिश्तों पर भी लागू होता होगा। बिल्कुल। किताब मानव इतिहास को देखती है और कहती है कि यहाँ तो संपत्ति, जमीन और एक समय में तो इंसानों पर भी, जैसे पत्नी और बच्चों पर भी मिल्कियत समझी जाती थी। हाँ, दुर्भाग्य से। हीब्स इसे एक तरह का पोजेशन ऑब्सेशन कहते हैं।
मतलब अधिकार जताने का एक जुनून। उनके लिए चीजें या लोग मेरे नहीं होते, वो उनके साथ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी में होते हैं, उनकी देखभाल में। तो फिर जमीन का क्या? मतलब लैंड ओनरशिप, क्या कोई जमीन का मालिक नहीं होता? और अगर किसी को देखभाल के लिए मिली है तो क्या वो हमेशा उसी की रहती है? किताब के अनुसार नहीं। वो मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता। हाँ, समाज किसी व्यक्ति या समूह को देखभाल के लिए जमीन दे सकता है, जिसे हम स्टीवर्डशिप कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो लोग या उनकी आने वाली पीढ़ियां उस जमीन की ठीक से देखभाल नहीं करते, मान लीजिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली जाती है। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। एक तरह से। मतलब अगर आप अच्छे स्टीवर्ड साबित नहीं हुए तो जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी जो बेहतर देखभाल कर सके। अरे वाह, ये सिद्धांत अगर हमारी दुनिया में लागू हो जाए किताब के हिसाब से सोचें तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज, उन्हें शायद अपनी जमीनें गंवानी पड़ सकती हैं, जो सिर्फ मुनाफे के लिए पर्यावरण को ताक पर रख देते हैं। निश्चित तौर पर किताब का तर्क यही है कि एक उन्नत संस्कृति में किसी कॉर्पोरेशन को सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए हवा, पानी या जमीन को बर्बाद करने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये साफ तौर पे नजर आता है कि लंबे समय में ये बर्बादी उसी कॉर्पोरेशन के मालिकों, उनके कर्मचारियों और पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता को ही तो कम करती है। तो फिर इसमें असली फायदा किसका हुआ? ये सवाल वो पूछते हैं। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, इस सब के अलावा किताब ये भी बताती है कि HEBs की उम्र बहुत लंबी होती है, वेरी लॉन्ग लाइफ। इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? इसके कई कारण हैं किताब के अनुसार। पहला और शायद सबसे ऑब्वियस, उनका पर्यावरण। पर्यावरण? हाँ, वो अपनी हवा, पानी, मिट्टी उसको प्रदूषित नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं करते जो खाने की चीजों के जरिए या सांस के जरिए उनके शरीर में जहर घोल दे। ठीक। और दूसरा? दूसरा, उनका खान पान। किताब बहुत जोर देकर कहती है कि वे कभी जानवरों का मांस नहीं खाते, कभी नहीं, खासकर उन जानवरों का जिन्हें केमिकल या हार्मोन वगैरह देकर पाला गया हो। अच्छा। क्यों? वो इसे एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मानते हैं, आत्महत्या जैसा। ओह। और तीसरा कारण शायद उनकी मानसिक स्थिति से जुड़ा होगा। अगर वो हम सब एक हैं वाले सिद्धांत पर जी रहे हैं तो तनाव, गुस्सा, जलन, ये सब भावनाएं कम होती होंगी। बिल्कुल सही पॉइंट। किताब यही कहती है, HEBs, चिंता, तनाव, नफरत, गुस्सा, जलन या डर, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको महसूस ही नहीं करते। महसूस ही नहीं करते? मतलब भावनाएं नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं कि भावनाएं नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक, विनाशकारी भावनाएं उनमें पनपती ही नहीं। वो ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर, यूनिवर्स के फ्लो पर भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि हर चीज अपने सही क्रम में हो रही है। उन्हें बेवजह दखल देने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ये भी समझते हैं कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये शरीर में जहरीले बायोकेमिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म करते हैं। और इसकी तुलना में किताब हमारे समाज की कुछ आदतों पर बड़ी हैरानी जताती है ना? जैसे जानबूझकर सिगरेट पीना, या जरूरत से ज्यादा शराब पीना, या ऐसा खाना खाना जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। हाँ, उनके नजरिए से ये बिल्कुल तर्कहीन है। मतलब कोई जानबूझकर अपनी जिंदगी क्यों छोटी करेगा या उसे तकलीफ देह क्यों बनाएगा? जीवन तो एक गिफ्ट है, शरीर एक अद्भुत मशीन है। इसे स्वस्थ रखना, इसका आनंद लेना, ये उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। एक और बड़ी चौंकाने वाली बात जो किताब में मैंने पढ़ी, वो थी कि शर्म और अपराध बोध, यानी शेम और गिल्ट, उनकी संस्कृति में होते ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किताब का तर्क है कि शर्म और अपराध बोध ये अंदर से पैदा नहीं होते, ये हमेशा बाहर से सिखाए जाते हैं या थोपे जाते हैं। बाहर से? मतलब समाज सिखाता है? हाँ, कोई बच्चा पैदा होते ही शर्मिंदा महसूस नहीं करता। उसे सिखाया जाता है कि क्या गलत है, किस पर शर्म आनी चाहिए, किस पर गिल्ट महसूस करना चाहिए। HEF संस्कृतियों में किसी को दोषी या गुनहगार नहीं ठहराया जाता। तो फिर अगर कोई गलती करे तो? हाँ, अगर कोई किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उसे उस काम के लिए अयोग्य, अनेबल माना जा सकता है, लेकिन उसे नैतिक रूप से बुरा या दोषी नहीं समझा जाता। गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, शर्मिंदगी का कारण नहीं। ये शायद उनके स्वयं यानी सेल्फ की परिभाषा से भी जुड़ा लगता है। किताब कहती है, हम इंसान अक्सर स्वयं को बहुत छोटे दायरे में देखते हैं। मैं,
मेरा परिवार, मेरा समुदाय, बस। बिल्कुल। जबकि HES के लिए स्वयं की परिभाषा बहुत बहुत व्यापक है। वो स्वयं को एक सामूहिक इकाई के रूप में देखते हैं। स्वयं, परिवार, समुदाय सब जैसे एक ही हों। वही पहला सिद्धांत, हम सब एक हैं। एग्जैक्टली, हम सब एक हैं। यही उनकी पूरी सोच, उनके पूरे समाज का आधार बनता है। तो ये जो सामूहिक भावना है, ये उनके सोशल स्ट्रक्चर में कैसे दिखती है? जैसे किताब बच्चों की परवरिश के बारे में कुछ बहुत ही अलग बताती है। हाँ, ये वाकई बहुत अनूठा सिस्टम है उनका। EHE समाजों में बच्चों को जन्म देने वाले जो युवा जोड़े होते हैं, उन पर परवरिश का सारा बोझ नहीं होता। तो फिर कौन करता है परवरिश? समाज के सबसे अनुभवी और ज्ञानी सदस्य, यानी बुजुर्ग, एल्डर्स, वो बच्चों के पालन पोषण की मुख्य जिम्मेदारी निभाते हैं। बुजुर्ग, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, बुजुर्गों को समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। वो समुदाय के केंद्र में होते हैं और बच्चों को उनके ज्ञान, उनके प्रेम, उनके धैर्य और उनकी गहरी समझ के माहौल में बड़ा किया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप बच्चों से अलग हो जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्म देने वाले माता पिता बच्चों के साथ जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं, उनके जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, जो गाइडेंस है, वो उन पर होती है जिन्हें समाज इस काम के लिए सबसे काबिल समझता है, यानी बुजुर्ग। ये एक तरह की मिली-जुली व्यवस्था है, जहां बच्चों को अनुभवहीन युवाओं की शायद थोड़ी अधूरी समझ के बजाय जीवन की गहरी समझ रखने वाले अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। ये तो काफी बैलेंस्ड व्यवस्था लगती है। और किताब ये भी कहती है कि उनके समाज में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई प्रतिस्पर्धा, खेलकूद भी नहीं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वो ऐसे खेल या गतिविधियां बनाते ही नहीं जहां एक जीते और दूसरा हारे। क्यों? उनका मानना है कि अगर एक हारता है तो असल में सभी हारते हैं। सभी हारते हैं। हाँ, क्योंकि हम सब एक हैं। अगर एक सदस्य पीछे रह गया तो पूरा समूह कमजोर हुआ, है ना? हाँ, बात तो सही है। और इसी हम सब एक हैं की भावना से वो चीजें साझा करते हैं, खासकर तब जब किसी चीज की कमी हो। ये तो हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो कमी होते ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं, होर्डिंग होने लगती है। हाँ, ये उनके लिए एकदम स्वाभाविक है। किताब कहती है कि अगर कोई चीज दुर्लभ है, कम है, तो उसे कम दाम पर या मुफ्त में और भी ज्यादा उदारता से बांटा जाता है, ताकि सबकी जरूरत पूरी हो सके। ओह, कमी का फायदा उठाकर कीमत बढ़ाना या जमाखोरी करना, ये उनके लिए अकल्पनीय है, सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे समाज में तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई, दुर्लभ चीज को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाना ही समझदारी है। हाँ, बिजनेस है। हीप्स के लिए बिना किसी स्वार्थ के खुलकर साझा करने का जो एहसास है, वही असली मुनाफा है, वही असली समृद्धि है। तो फिर डार्विन का वो सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, उसका वहां क्या मतलब है? फिटेस्ट ही बचेगा? उनके लिए ये सिद्धांत ही अपने आप में विरोधाभासी है, या यूं कहें कि इसके मायने ही बदल जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनका पहला सिद्धांत क्या है? हम सब एक हैं। इसलिए कोई एक सदस्य तब तक फिट या योग्य हो ही नहीं सकता जब तक सभी फिट न हो। अच्छा। तो या तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनके लिए असंभव है, क्योंकि वो फिटेस्ट को अकेले बचने नहीं देंगे, या फिर ये एकमात्र संभावना है क्योंकि फिटेस्ट तभी फिट होगा जब वो सबको साथ लेकर चलेगा, सबको फिट बनाएगा। कुछ लोग शायद इसे कम्युनिज्म या समाजवाद जैसा समझें। हाँ, किताब इस तुलना पर भी बात करती है। वो मानती है कि मानव समाज ने ऐसी किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह अपनाने से हमेशा इनकार किया है जहां एक का फायदा दूसरे के नुकसान पर आधारित ना हो। लेकिन HEB संस्कृतियों में ये जो बराबरी का साझाकरण है, ये कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये चीजों का प्राकृतिक नियम है, नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर? हाँ, वहां इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना योगदान दिया या कौन ज्यादा मेहनती है। सिर्फ आपका अस्तित्व में होना, जीवन का हिस्सा होना, बस यही अपने आप में पर्याप्त योगदान माना जाता है। सिर्फ जिंदा होना ही योगदान है? ये कैसे? इसके पीछे जरूर उनकी कोई गहरी आध्यात्मिक या कॉस्मिक समझ होगी। बिल्कुल, किताब उनकी कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड को देखने के नजरिए का जिक्र करती है। उनके अनुसार ईश्वर कोई एक व्यक्ति या सत्ता नहीं है जो कहीं ऊपर आसमान में बैठा है। तो फिर? बल्कि ईश्वर एक अकेली सर्वव्यापी चेतना है, एक आत्मा, एक सार जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के रूप में खुद को अलग अलग तरह से जाहिर करता है। इंडिविजुएट्स? हर चीज के रूप में,
मतलब पेड़, पत्थर, जीव, सब। इसमें हर पेड़, हर पत्थर, हर जीव, हर आत्मा शामिल है। ये सब मिलकर एक सामूहिक चेतना बनाते हैं, एक कलेक्टिव। तो फिर हम सब यानी आत्माएं ये भौतिक शरीर क्यों धारण करती हैं? इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? ताकि वो ईश्वर, वो सामूहिक चेतना खुद को अपने ही बनाए हुए इस भौतिक अनुभव के जरिए जान सके, महसूस कर सके। खुद को जानने के लिए। हाँ, हर आत्मा जो ईश्वर का ही एक अंश है, वो इस दुनिया में आकर, जीकर, महसूस करके उस महान अनुभव में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए सिर्फ भौतिक रूप में मौजूद होना, जीवन जीना, यही अपने आप में एक बड़ा योगदान है। किसी और प्रोडक्टिविटी की जरूरत नहीं है। और बुराई या ईविल का क्या कॉन्सेप्ट है फिर उनके यहाँ? किताब यहाँ एक दिलचस्प भाषाई कनेक्शन की ओर इशारा करती है। अंग्रेजी में देखें तो ईविल शब्द लाइव का लगभग उल्टा है ना? हाँ, लाइव ईविल। तो शायद बुराई अच्छाई की विपरीत दिशा है, इसलिए ताकि हम जीवन और अच्छाई को और ज्यादा महत्व दे सकें, उसकी कद्र कर सकें। किताब तो यहाँ तक कहती है कि मृत्यु या बुराई जैसी कोई चीज परम वास्तविकता में है ही नहीं। हाँ, ये शायद जीवन के अनुभव को ज्यादा गहरा और मूल्यवान बनाने के लिए हमारे मन द्वारा रची गई धारणाएं हैं। ये सोच कितनी गहरी है। और ये उनकी भाषा में भी झलकती है। किताब बताती है कि उनकी भाषाओं में मेरा, मेरी, मेरे जैसे शब्द मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन होते ही नहीं। सही सुना आपने? होते ही नहीं। वो किसी चीज के साथ अपने संबंध को बताने के लिए कुछ इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह कार जिसके साथ मैं अभी हूँ। अच्छा। या वह साथी जिसके साथ मेरा अभी अनुभव चल रहा है। वाह। हर चीज, हर रिश्ता, हर पल एक उपहार है, एक प्रेजेंट, जिस पर आप मालिकाना हक नहीं जता सकते। वो मेरी जिंदगी कहने के बजाय शायद कहेंगे वह जीवन जिसकी उपस्थिति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। जिसे हम कहते हैं ईश्वर की उपस्थिति में होना। कुछ वैसा ही। ये सब सुनकर लगता है कि हम इंसान अभी इस समझ से शायद कोसों दूर हैं। किताब मानवता के भविष्य के बारे में क्या कहती है? क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है इस रास्ते पर चलने की? देखिए, किताब मानव समाज की कुछ कमियों की ओर साफ इशारा करती है। जैसे हम अक्सर लंबे समय के नुकसान की परवाह किए बिना छोटे-मोटे शॉर्ट टर्म फायदों के पीछे भागते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। कैसे हम प्रकृति का, एक दूसरे का शोषण करते हैं और कैसे हम सही सिद्धांतों को जानने के बावजूद उन्हें अपनाने में बहुत धीमे हैं। लेकिन ये नजरिया पूरी तरह निराशावादी नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? हम बदल कैसे सकते हैं? किताब क्या कहती है? किताब का जो सार है वो ये है कि असली बदलाव सिर्फ कुछ अलग करने से नहीं आएगा, बल्कि अपनी सोच और अपने होने के स्तर पर बदलाव लाने से आएगा। होने के स्तर पर मतलब हमें दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हमें पर्यावरण के साथ, दूसरी प्रजातियों के साथ, एक दूसरे के साथ अपने गहरे संबंध को महसूस करना होगा, उसे जीना होगा। हमें अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस का स्तर ऊपर उठाना होगा। और ये चेतना बढ़ेगी कैसे? कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है? हाँ, किताब कहती है चुप मत रहो, आवाज उठाओ, सवाल पूछो, मुद्दों को सामने लाओ। जैसे? एक उदाहरण जो किताब देती है वो भांग या हेम्प का है। ये पौधा कागज, रस्सी, कपड़े, यहाँ तक कि दवा बनाने के काम आ सकता है, और इसे पेड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से और तेजी से उगाया जा सकता है। पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है? हाँ, ये तो सुना है। तो फिर भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर क्यों नहीं होता? किताब इसे उन निहित स्वार्थों और लालच का नतीजा बताती है जो कॉमन सेंस पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करने से, जानकारी फैलाने से, सवाल पूछने से सामूहिक चेतना बढ़ सकती है। तो अंत में एक उम्मीद की किरण है, एक आशा है। हाँ, बिल्कुल। किताब एक बहुत ही आशावादी नोट पर खत्म होती है। वो कहती है कि मानवता धीरे धीरे जाग रही है, सोचने के पुराने ढर्रे, पुराने पैराडाइम बदल रहे हैं। अच्छा। ये किताब पढ़ना, इस पर हम जो ये बात कर रहे हैं, ये सब उसी बदलाव का हिस्सा है। एक शानदार रोमांच तो वो कहते हैं अभी शुरू हुआ है। तो आज हमने ईश्वर से संवाद पुस्तक 3 के जरिए इन उन्नत सभ्यताओं की कुछ बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली बातों को समझा। उनका वो सब कुछ साझा करने का क्रांतिकारी विचार, सभी जीवों के गहरे जुड़ाव की समझ, जिसे स्पीची सिस्टम कहा गया,
मालिकाना हक के बजाय जिम्मेदारी या स्टीवर्डशिप की भावना। नकारात्मक भावनाओं का न होना। हाँ, और वो बिना प्रतिस्पर्धा वाला समाज और एक सामूहिक चेतना, ये सब वाकई हमें एक अलग आईना दिखाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे विचार हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर, अपने रिश्तों पर और इस दुनिया के साथ अपने बर्ताव पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम आज की ये गहरी बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। पूछिएगा,